हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। ठीक है, ये क्लास 7th का साइंस का एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर है। ठीक है, तो पहला जो वीडियो है आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज देखो सेकेंड पार्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। अब हमने देखो ये सारा तो हमने कर लिया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, ये वाले पेज तक हमने किया था। अब सेप्टोट्रॉप्स यहाँ से हम लोगों को जो है इस वीडियो में शुरू करना है। चलो शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, ठीक है, जो सोल्ड इन द वेजिटेबल। अब आपने वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा कि भाई मशरूम के जो हैं वो पैकेट बिकते हैं। ठीक है, मशरूम तो सभी ने खाया होगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। और आपने क्या देखा होगा, भीगी हुई मिट्टी पर मॉइस्ट जो सॉइल होती है उसमें अम्ब्रेला की तरह कुछ जो हैं पैचेस बने हुए होते हैं, वो भी आपने देखे कभी कभी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, या फिर आपने जो लकड़ी होती है ना उसके ऊपर भी देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर जो है अम्ब्रेला लाइक जो पैचेस होते हैं। ठीक है, वो आपने देखे होंगे किस पे, जब लकड़ी होती है ना रेनी सीजन में, तो लकड़ी के ऊपर भी इस तरह के आ जाते हैं जो सर्दी होती है। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस दे नीड टू सर्वाइव। लाइक मशरूम जो होता है या फिर इस तरह का जो अम्ब्रेला लाइक आपको पैचेस बताया जा रहा है ना फ्लफी, ये देखो। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जा रहा है। ठीक है, तो इनको कौन सा जो है न्यूट्रिशन जो है वो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और ये जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से ये पाते हैं, तो पैकेट्स ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। ठीक है, सड़े हुए मटेरियल पे, ये देखो लकड़ी के ऊपर आपको दिखा रखा है ना। और ये देखो ये मशरूम आपके रखे हुए हैं, तो ये कैसे, मतलब इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है, तो बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिशंस। तो बूजो ये जानना चाहता है कि भी किस तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये न्यूट्रिशन को पाते हैं, एक्वायर करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स टू। इनका तो मुंह नहीं होता, जैसे जानवरों का मुंह होता है। ठीक है, वो आ करेंगे और खा लेंगे, लेकिन इनका मुंह नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट। और ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते, एज दे लैक क्लोरोफिल। अब क्यों नहीं होते ग्रीन प्लांट्स की तरह, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये मशरूम्स वगैरह जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाते, क्योंकि क्लोरोफिल तो है ही नहीं इनमें। अब इनका मुंह नहीं है जानवरों की तरह, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है, फिर ये खाना कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक एक्टिविटी से आपको समझाएंगे। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। आपने एक ना ब्रेड का टुकड़ा लेना है, मॉइस्टन इट, और उसको क्या कर देना है, थोड़ा सा हल्का सा जैसे पानी छिड़क के थोड़ा सा बस उसको गर्म नहीं, गीला कर देना है विद वाटर। ठीक है, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। उसको क्या करना है, एक मॉइस्ट से वार्म प्लेस में, थोड़ा हल्का सा गर्म जगह जो होती है वहाँ पर रखें 2-3 दिन के लिए। और अनटिल फ्लफी पैचेस इसके ऊपर अपीयर नहीं हो जाते तब तक अब इनको रखना है। 2-3 दिन में हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा और रख लेना। सो व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। तो इन पैचेस का कलर क्या होता है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इन पैचेस को ना आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है, और आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप इसको देख सकते हो। तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। अब आप क्या कीजिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, लिखो अच्छे से। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स। आपको क्या दिखेंगे, कॉटन की तरह के धागे दिखाई देंगे, स्प्रेड ऑन द पैचेस ऑफ अ ब्रेड। ठीक है, उस ब्रेड के ऊपर आपको हल्के हल्के कैसे बहुत ही पतले पतले धागे से दिखाई देंगे, कॉटन लाइक थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे। आगे देखो, ये देखो ब्रेड का दिखा रखा है ना आपको, ये देखिए इस तरह से ये फंगी होती है। ठीक है, जो ब्रेड पे आ जाती है, सड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना फेंक दो बस अब इस पर फंगस लग गई है, वही चीज़ है ये। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। हम इसको फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, प्लांट्स वगैरह की तरह नहीं होता। दे एब्जॉर्ब, अब क्या मोड होता है ध्यान से समझो। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड के ऊपर से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutritions from the dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. Saprotropic nutrition की definition as it is लिख कर आ जाना यहाँ से। the mode of nutrition, एक ऐसा mode of nutrition जिसमें organisms जो हैं nutrients को कहाँ से लेते हैं, dead या फिर decaying matter, है ना, मरे हुए या फिर सड़े हुए matter से ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं saprotropic nutrition. Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, हम उनको सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं। सो फंगई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अब ये फंगस जो है ये अचार के ऊपर भी आ जाती है, लेदर के ऊपर भी आ जाती है, कपड़ों पे भी लग जाती है, अदर आर्टिकल्स पे भी लग जाती है। दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जो छोड़ दिए जाते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ये याद रखना। ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ हवा में थोड़ी सी चिपचिपाहट हो, है ना, गर्मी भी हो रही है और चिपचिपाहट भी हो रही है, इस तरह का वेदर जो होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। अब जब रेनी सीजन में क्या होता है, कई बहुत सारी चीज़ों पे ना फंगस लगी जाती है हमारी, तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछो अबाउट द
मैनिक ऑफ फंगी इन योर हाउस, है ना, कितना ज़्यादा ये परेशान कर देते हैं हमको। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। आप पता है कहाँ से आता है ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं, जनरली प्रेजेंट होते हैं बच्चे एयर में। सो व्हेन दे लैंड ऑन, एक सेकेंड आगे पहली वाला लेते हैं, पहले से कंप्लीट करें। व्हेन दे लैंड ऑन वार्म एंड वॉट थिंग्स, वेट एंड वार्म थिंग्स, ना गीली और गर्म चीज़ों पे जैसे ही ये बैठ जाते हैं, दे जर्मिनेट, ये ऑटोमेटिकली जैसे प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है उसमें से छोटा सा पौधा, ऐसे ही ये भी जर्मिनेट होने लग जाते हैं एंड ग्रो, और ये ग्रो होने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अभी आप जो हैं मतलब फिगर आउट कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से, मतलब कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये बाद में बचाएंगे, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कुछ रहना चाहिए। पहली इज कीन टू नो, पहली बहुत ज़्यादा जानना चाहती है वेदर हर ब्यूटिफुल शूज़ विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, उसके जो खूबसूरत से जूते हैं जिसे वो बहुत ही स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती है, वो स्पॉइल्ड बाय फंगस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना, वो बेचारे स्पॉइल हो गए हैं रेनी सीजन में। तो शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगस अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि जो फंगई है ये अचानक से कहाँ से दिखने लग जाती है रेनी सीजन में, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, बूजो एक बार बोलते हैं कि भाई एक बार उनके जो दादाजी थे उन्होंने कहा दैट हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय द फंगस। उन्होंने दादाजी ने कभी बताया कि उनकी जो गेहूं की फसल थी वो फंगस ने बर्बाद कर दी थी। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगस कॉज्ड डिसीजेज ऑल्सो, तो वो ये भी जानना चाहता है कि भाई क्या फंगस से बीमारियां हो जाती हैं, डिसीज हो जाती हैं। पहली टोल्ड हिम, पहली उसको बताती है दैट मैनी फंगाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। भाई देखो मशरूम्स तो कहते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, यीस्ट है ना दही वगैरह में जैसे यूज़ होता है, तो कह रहे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। बट सम फंगाई जो है वो बीमारियाँ भी फैलाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी फैला देते हैं बीमारियाँ। तो सम फंगाई आर ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन, और कुछ फंगाई जो हैं वो तो मेडिसिन की तरह भी यूज़ होती हैं, मतलब सम आर वेरी यूजफुल, सम आर वेरी बैड। ठीक है, चलो आगे आते हैं यहाँ पर। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ तो पता है ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है, वो एक दूसरे से शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को आपस में शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और दूसरा उसको शेल्टर देता है, इस तरह के। एंड दिस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगस लिव इन साइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स, कुछ जो होते हैं फंगई जो होती है वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स जो है उसको फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, एंड इन रिटर्न द फंगस जो है प्रोवाइड करती है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, किसको, प्लांट को। देखो वापस से समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, एक जो होगा ऑर्गेनिज्म वो दूसरे को क्या देगा, शेल्टर देगा, और दूसरा उसको न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। और एग्जाम्पल हमें दिया है कि सर्टेन फंगाई जो होती है लिव इन साइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट, कुछ फंगाई जो होती हैं वो प्लांट की रूट में रहती हैं। ठीक है, तो इस फंगाई को प्लांट ने क्या दिया, शेल्टर दिया। अब ये फंगाई प्लांट को क्या देगी, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेगा इस फंगस को। अब इन रिटर्न फंगस क्या प्रदान करेगी, पानी भी और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी, पानी भी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी। समझ में आ रहा है, प्लांट ने इसे शेल्टर दिया, न्यूट्रिएंट दिया, अब ये बदले में पानी और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देगी। तो एक तरीके से आपस में अदला बदली चल रही है, इसी को सिम्बायोसिस बोलते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लेचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर आता है विच इज एन एल्गा ऑफ फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या प्रोवाइड करती है भाई, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गा, एल्गा को ये सब कुछ देती है। एंड इन रिटर्न एल्गा क्या करता है, एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, तो प्रिपेयर करता है खाना और प्रोवाइड करता है किसको खाना, फंगस को। ठीक है, आगे आओ यहाँ पर। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अब किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिप्लेनिश किए जाते हैं, मानी सॉइल में आपने एक प्लांट लगाया, उसने सारा न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे खींच लिया, अब वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स कैसे लाएं हम उस मिट्टी के अंदर, वरना तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे अच्छे से। सो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, कभी आपने देखा है फार्मर्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, है ना, मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते नहीं है, पेड़ों में नहीं डालते आप लोग खाद वगैरह, उसी की बात चल रही है। ऐसे ही किसान भी डालता है। मैन्योर जो होता है वो नेचुरली गोबर वगैरह से बनता है, फर्टिलाइजर जो होता है केमिकल्स वगैरह से बनता है।
ठीक है, दोनों का अंतर भी आ जाता है कई बार लिखने के लिए। और गार्डन्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, डालते हैं इनको यूजिंग दैम इन द लॉन्स और इन पॉट्स वगैरह में भी डालते हैं। घर में जो पौधे वगैरह लगाते हैं उनमें भी हम खाद वगैरह डालते हैं। सो डू यू नो वाई दिस इज डन? भाई तुम्हें पता है कि क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। भैया तुमने ये सीखा है कि जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से? सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, है ना, वो यूज़ करते जा रहे हैं प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स को, तो धीरे 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 ये न्यूट्रिएंट्स पानी मतलब मिट्टी में कम होते जाते हैं। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये सारी चीज़ें दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो बताइए क्या होता है? देखो बेसिकली क्या है कि आपने पौधा लगाया, गमले में लगाया, गमले में क्या किया, उस पौधे ने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया धीरे धीरे। अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजर्स या मैन्योर वगैरह उसमें डालेंगे। कौन से फर्टिलाइजर्स मैन्योर डालेंगे जिनमें क्या होता है भाई, क्या क्या चीज़ें होती है ध्यान से समझो, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह होती है। अब इसको डालने से क्या हो जाता है? सॉइल जो होती है इनरिच हो जाती है, वापस से उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, प्लांट वापस से उन्हें यूज़ कर सकता है और अच्छे से ग्रो कर सकता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। हम क्या कर सकते हैं भाई? हम ग्रो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से? प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं तो उनको हम हेल्दी रख सकते हैं, है ना, उनकी ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होती है ना, जो हमारी फसल होती है, किसान भाई जो उगाते हैं, है ना, जो तो ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। अब मिट्टी में नाइट्रोजन हो जाती है कम, क्योंकि क्रॉप ने क्या किया? बहुत सारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यू लर्न दैट through nitrogen gas is available, though nitrogen gas is available in plenty in the air। भाई हमें ये तो पता है कि हवा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई प्लांट जो है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वो तो इन्हें मिल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन को इस तरीके से नहीं ले पाते, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो मिट्टी में घोला जाता है एक तरीके से, कुछ मैं बताती हूँ। अच्छा चलो, आगे ही लिखा ही हुआ है, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। तो क्या होता है? प्लांट को चाहिए होती है सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, क्या चाहिए होती है? नाइट्रोजन घुले हुए फॉर्म में, मिट्टी में घुल जाए। तो द बैक्टीरियम, ठीक है, अभी हमने पीछे बात करी थी ना कि बैक्टीरिया होता है और वो मिट्टी में घोल देता है और फिर प्लांट फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वही उसी की बात कर रहे हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, अच्छे से याद कर लेना। राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो राइजोबियम क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर कन्वर्ट करता है उसको यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना खाना नहीं बना सकता। प्लांट के लिए नाइट्रोजन को तो हवा से लेकर सॉल्युबल फॉर्म में मिलाकर मिट्टी में मिला लेता है, हवा से लेकर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देता है, पर खुद का खाना नहीं बना पाता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। ये कहाँ कहाँ जनरली पाया जाता है? जड़ों में, किसके? चने की, मटर की, मूंग की, बीन्स की, है ना, एंड अदर लिग्यूमिनियस एंड प्रोवाइड अदर लिग्यूमिनियस, जैसे दालें वगैरह होती है ना, उनमें भी, एंड प्रोवाइड करता है उनकी जड़ों में, और फिर उन लोगों को बदले में क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। अब इन रिटर्न प्लांट भी तो उसके लिए कुछ करेगा, तो प्लांट उसको प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर, ठीक है, टू द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को प्लांट जो है फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं और प्लांट इन्हें शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, फूड देते हैं एक तरीके से। सो दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का अगर एग्जाम्पल आता है, आप आराम से ये लिख सकते हो। द एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये एसोसिएशन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है फॉर द फार्मर्स, राइट। तो फार्मर्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, बिकॉज क्रॉप क्या करती है? न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन होता है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाइट्रोजन कम होती है तो राइजोबियम जो होता है वो हवा से, बैक्टीरिया जो होता है ये हवा से नाइट्रोजन को लेता है, मिट्टी में घोल देता है। अब जो क्रॉप है ये बदले में क्या राइजोबियम को देती है? फूड देती है और शेल्टर देती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे आते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, है ना, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा किसान को खरीद के फिर डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती हुई। लिग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पर लिग्यूमिनियस प्लांट्स को जो ग्रो किया जाता है, क्योंकि लिग्यूमिनियस प्लांट्स में राइजोबियम उनकी जड़ों में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जिन्हें दाल बोलते हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, राइट, आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनियस प्लांट्स। तो जनरली ये दालें जो होती हैं लिग्यूमिनियस प्लांट से ही हमें प्राप्त होती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न, इस चैप्टर में आपने सीखा दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, है ना, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अगर आ जाए ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, फॉल्स लगा के आना, बिकॉज ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है। ज़्यादातर होते हैं पर कुछ ऐसे
भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, जो होस्ट से अपना खाना लेते हैं। क्लियर है? ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, कुछ ही प्लांट होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं और सेप्टोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, यानी सेप्टोट्रॉफिक मतलब एक दूसरे पर शेल्टर और फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। They derive nutrients from the other organisms. All plants are categorized as heterotrophs. सारे plants को हम all animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants or other animals for food. जितने भी एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग, साइंस में देखो तो हम भी जानवर ही हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख सकते हो, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, क्योंकि हम प्लांट पे या दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप? क्या हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो दूसरों का खून वून चूस के अपना काम चलाते हैं, दूसरों का न्यूट्रिशन चूस के अपना काम चलाते हैं, क्या वो भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब ये सारी डेफिनेशंस वगैरह आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए मुझसे। इफ़ यस तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। और ये देखो, ये जो मेन पॉइंट्स हैं ना, ये तो बहुत अच्छे से कर लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं हो तो मैं दिखा देती हूँ, पॉज करके आप क्वेश्चंस वगैरह बना सकते हो अपने। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।